वेलकम बैक टू माय क्रैश कोर्स। आज मैं डिस्कस करूंगा हीट ट्रीटमेंट चैप्टर की एमसीक्यू क्वेश्चन। थ्योरी पोर्शन में जितना डिटेल में मैंने हीट ट्रीटमेंट को कंप्लीट किया, अब लगता नहीं कि उतने डिटेल में आपको एमसीक्यू में भी डिस्कस करना है। जिसको थ्योरी समझ आ गया, एमसीक्यू उन सभी के लिए करना एकदम हलवा है, क्योंकि ये सब कुछ मैं थ्योरी पोर्शन में कवर कर दिया हूँ। आपको एमसीक्यू में सिर्फ अब पढ़ना है और उसका आंसर करना है। फिर भी मैं अपने तरफ से जितना हो सके हर एक क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो ऑलरेडी मैं थ्योरी में कंप्लीट किया हूँ। उसका जस्ट रिवीजन के लिए मैं एमसीक्यू क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, इससे आपको एक चीज़ पता चलेगा कि आप थ्योरी को कितना डीपली पढ़े हैं, आप थ्योरी पढ़े हैं या नहीं पढ़े। अगर पढ़े हैं तो आप एमसीक्यू का आंसर कर पाएंगे, अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप एमसीक्यू का आंसर नहीं कर पाएंगे, तो आपको तुक्का से आंसर देना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एमसीक्यू वीडियो देखने से पहले एटलीस्ट आप हीट ट्रीटमेंट का थ्योरी वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको थ्योरी में भी आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा, उसके साथ साथ एमसीक्यू करने में भी आपको मजा आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस हार्डनिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से क्या एक पृष्ठ कठोरण प्रक्रिया नहीं है। देखिए, एक आपके होता है डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस और एक आपका है सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। जिन वर्कपीस में कार्बन की मात्रा कम होने के कारण हम लोग डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उन सब वर्कपीस का हम लोग सरफेस हार्डनिंग करते हैं। कोई भी अगर आप वर्कपीस बनाते हैं, कोई भी आप इक्विपमेंट बनाया है, वो इक्विपमेंट अगर बाहर से हार्ड एंड वेयर रेजिस्टेंट होता है, बाहर से हार्ड और वेयर रेजिस्टेंट होता है और अंदर से सॉफ्ट, टफ एंड शॉक रेजिस्टेंस होता है, तो ये वर्कपीस का सर्विस कंडीशन बहुत अच्छा होता है और लॉन्गर लाइफ भी होता है इनके। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि जो हम लोग इक्विपमेंट बना रहे हैं, वर्कपीस बना रहे हैं, उसके आउटर सरफेस एटलीस्ट हार्ड और वेयर रेजिस्टेंस बने, ताकि हार्ड बनने से क्या होगा और वेयर रेजिस्टेंट बनने से क्या होगा। देखो, हार्ड बनने से किसी और मेटल के साथ धक्का लगने पर इसके कोई भी नुकसान नहीं होगा या किसी और मेटल से एक घिसेगा भी नहीं। ओके, और अंदर वाला पोर्शन अगर सॉफ्ट, टफ और वेयर रेजिस्टेंट होता है ना, तो सबसे अच्छा होता है। अगर हम लोग वर्कपीस को पूरे हार्ड बना देते हैं तो हार्ड के साथ साथ वो ब्रिटल हो जाएगा, लेकिन हम अगर वर्कपीस के आउटर सरफेस को सिर्फ हार्ड बनाते हैं और अंदर को सॉफ्ट और टफ रहने देते हैं, सॉफ्ट टफ जब भी होगा तो वो आपके शॉक रेजिस्टेंट भी होगा, मतलब झटका, उसके बाद वाइब्रेशन वो एब्जॉर्ब कर सकेगा। तो ऐसा वर्कपीस बहुत ही अच्छे होते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होगा, ये आपके हार्डन होने का साथ साथ इसमें टफनेस भी है, तो ऐसा वर्कपीस हमको बनाना है। ओके, तो देखिए, जब कोई भी वर्कपीस में कार्बन की मात्रा कम होने के कारण हम लोग डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट मतलब आपके हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग। तो जब ये नहीं कर सकते तो हम लोग सरफेस हार्डनिंग करते हैं, मतलब इसके कार्बन परसेंटेज कम है। कार्बन परसेंटेज जितना कम होगा वो उतना कम हार्ड होगा, जितना कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा हार्ड होगा। ओके, तो हम लोग इन सब वर्कपीस का जिसमें कार्बन परसेंटेज कम होता है, इन सब वर्कपीस के हम लोग सरफेस हार्डनिंग करते हैं। ओनली सरफेस, आउटर सरफेस को हम लोग हार्ड बना देते हैं और अंदर वाला सरफेस जैसा है वैसे रहने देते हैं। देखिए,
मैंने आपको बोला जिन वर्कपीस में कार्बन की मात्रा कम होता है, सोचिए 0.15% ओनली कार्बन है। ओके, तो कार्बन की मात्रा कम है मतलब ये पूरी वर्कपीस आपके सॉफ्ट है, पूरी वर्कपीस आपके सॉफ्ट है। सॉफ्ट मतलब आपके टफ भी होगा और शॉक रेजिस्टेंट भी होगा। ओके, तो हम लोग करते क्या सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस में, इसके सरफेस में हम लोग कार्बन ऐड करते हैं। कार्बन ऐड करने के बाद हम लोग हीट ट्रीटमेंट करके, जब भी देखो कार्बन इसके सरफेस में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका हीट ट्रीटमेंट कर देंगे। हीट ट्रीटमेंट करने पर क्या होगा, इसके आउटर सरफेस सिर्फ हार्ड बनेगा कार्बन होने का कारण, और उसके अंदर जो सरफेस है वो आपके सॉफ्ट, टफ और शॉक रेजिस्टेंट ही रह जाएगा। तो आउटर सरफेस को हम लोग कहते हैं केस, और अंदर वाला सरफेस को हम लोग कहते हैं कोर। तो कोर पोर्शन हमेशा सॉफ्ट रह जाता है। ओके, तो देखिए, तो केस हार्डनिंग आपको समझ आ गया। तो सरफेस हार्डनिंग के 5 मेथड होता है। कौन सा होता है, एक आपका है केस हार्डनिंग, इसके बाद साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। ओके, अब देखिए इसमें बोला है निम्नलिखित में से केस हार्डनिंग का कौन सा प्रोसेस नहीं है। केस हार्डनिंग मतलब आपको ही बोल रहा है, केस मतलब कि आपका सरफेस हार्डनिंग के बारे में ही बोल रहा है। सरफेस हार्डनिंग का कौन सा मेथड नहीं होता है, तो मैंने आपको क्या क्या बोला, मैंने आपको बोला केस हार्डनिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। ओके, और देखिए जो आपके केस हार्डनिंग होता है, केस हार्डनिंग के 2 प्रोसेस होता है, एक कार्बोडाइजिंग होता है, उसके बाद आपका हीट ट्रीटमेंट होता है। ओके, तो देखो केस हार्डनिंग के कार्बोडाइजिंग प्रोसेस होता है, साइनाइडिंग प्रोसेस होता है, नाइट्राइडिंग प्रोसेस होता है, लेकिन टेम्पर्डिंग प्रोसेस नहीं होता है। टेम्पर्डिंग डायरेक्ट हार्डनिंग का एक प्रोसेस है, डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है। ओके, जो हमारा केस हार्डनिंग है वही सरफेस हार्डनिंग है। सरफेस हार्डनिंग के कौन सा प्रोसीजर है आपको समझ आ गया। सरफेस हार्डनिंग का प्रोसीजर है केस हार्डनिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। और केस हार्डनिंग के 2 स्टेप होता है, एक में होता है आपकी कार्बोडाइजिंग और दूसरे में आपके होता है हीट ट्रीटमेंट। ओके, लेकिन ये जो टेम्पर्डिंग आपको बोला है, टेम्पर्डिंग सरफेस हार्डनिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? ओके, देखिए पियरलाइट स्टेज ऑफ स्टील इज लैमिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए स्टील के अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, जैसे हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील होते हैं, यूटेक्टॉइड स्टील और हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। ओके, तो इसमें भी स्टील में भी स्टेज होता है अलग अलग, जैसे फेराइट, पियरलाइट और सीमेंटाइट होता है। ओके, तो पियरलाइट स्टेज ऑफ स्टील इज लैमिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इस्पात की पियरलाइट संरचना निम्नलिखित डैश की पटलित संरचना है। मतलब पियरलाइट स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर का कंबाइंड होता है, ऑस्टेनाइट, फेराइट, सीमेंटाइट या फेराइट प्लस सीमेंटाइट। तो ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील है, इसमें कार्बन की मात्रा होता है लेस देन 0.84%। ओके, जो यूटेक्टॉइड स्टील है इसमें कार्बन होता है 0.84%। और जो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील है इसमें कार्बन होता है मोर देन 0.84%। ओके,
हाइपोयूटेक्टेड स्टील में 0.84% तक की कार्बन होता है और यूटेक्टेड स्टील में प्रॉपर 0.84% कार्बन होता है और हाइपर यूटेक्टेड स्टील में 0.84% कार्बन से ज़्यादा कार्बन होता है। ओके, ये जो आपके हाइपोयूटेक्टेड स्टील होता है इसमें आपके कौन सा स्ट्रक्चर होता है? इसमें आपके फेराइट स्ट्रक्चर होता है। फेराइट मतलब ये आपके फेराइट जो स्ट्रक्चर होता है ना वो प्योर आयरन और स्टील जिसमें कार्बन 0% ही होते हैं। ओके, और यूटेक्टेड स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ये आपके पियरलाइट स्ट्रक्चर होता है, पियरलाइट। ओके, और हाइपर यूटेक्टेड स्टील में सीमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, सीमेंट के जैसा मजबूत होते हैं। ओके, और पियरलाइट जो स्ट्रक्चर है ना वो स्ट्रक्चर किन किन स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन में बनता है? फेराइट प्लस सीमेंटेट, इन दोनों के स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन में बनता है। और पियरलाइट स्ट्रक्चर यानी कि यूटेक्टेड स्टील के सबसे अच्छे क्वालिटी होते हैं। ओके, देखिए पियरलाइट में फेराइट कितने परसेंटेज होता है? 87% फेराइट होता है और 13% के सीमेंटाइट होता है। ये जो आपके हाइपर यूटेक्टेड स्टील है इसमें सीमेंटेड स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत हार्ड और बीटल होता है। ओके, और हाइपर यूटेक्टेड स्टील में आपके फेराइट स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये आपका सॉफ्ट होता है, टफ होता है और इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अच्छा होता है। और अगर फेराइट, पियरलाइट और सीमेंटेट तीनों स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे अच्छे स्ट्रक्चर है पियरलाइट स्ट्रक्चर। मतलब यूटेक्टेड स्टील के क्वालिटी सबसे अच्छा होता है। तो इसमें आपको यही पूछा है। देखिए पियरलाइट स्टेज ऑफ स्टील में मतलब यूटेक्टेड स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर लेमिनेटेड होता है? लेमिनेट आप लोग करते हैं ना, लेमिनेशन करते हैं आधार कार्ड वोटर कार्ड, उसमें क्या करते हैं उसको पूरा कवर कर देते हैं। तो इसमें पियरलाइट स्ट्रक्चर भी किन किन स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन में बनते हैं? एक आपका फेराइट 87% और सीमेंटाइट 13%। ओके, अभी तो आप लोग MCQ देख रहे हैं, मैं थ्योरी में इससे भी डीपली में डिस्कस किया हूँ हर एक टॉपिक को। जैसे आपको हर एक हार्डनिंग के प्रोसेस के बारे में आपको बताया, स्टील के हर एक स्ट्रक्चर आपको तो मैं अभी 3 स्ट्रक्चर के बारे में बताया, फेराइट, पियरलाइट और सीमेंटाइट। मैंने आपको ऑस्टेनाइट, रिटेन ऑस्टेनाइट, मार्टेनसाइट, सॉर्बाइट, उसके बाद टूटसीटाइट, काफ़ी सारा और स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस किया। मतलब हीट ट्रीटमेंट में आपको जितना डीपली पढ़ाना है उतने डीपली में आपको पढ़ाया। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट मेथड फॉर्म्स डिक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज अलोंग द थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन टुवर्ड्स द कोर। निम्नलिखित उष्मा उपचार की विधि कोर की और नमूना की स्थूलता में कार्बन की प्रतिशत कम करती है। देखिए इसमें आपको क्या बोलना है? हाँ, इसमें आपको क्या बोल रहे हैं कि वो कौन सा आपके हीट ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें वर्कपीस के जितना हम लोग कोर के तरफ जाते हैं उसमें कार्बन की मात्रा उतने कम होते हैं। कोई भी एक वर्कपीस है उसके हम लोग जितना कोर के तरफ मतलब उसके अंदर की तरफ जितना हम लोग जाते हैं उसमें कार्बन की मात्रा कम होता है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? कार्बोडाइजिंग, नाइट्राइडिंग, एनेलिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो देखिए नाइट्राइडिंग, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, इन सब में से इसका कोई मतलब ही नहीं है। नॉर्मलाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, जिस वर्कपीस में स्ट्रेस और स्ट्रेन ज़्यादा है उसके स्ट्रक्चर, उसके जो ग्रेन साइज है प्रॉपर नहीं है, तब हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। एनीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस ज़्यादा हार्ड है उसको हम लोग सॉफ्ट बनाते हैं ताकि हम लोग उसको मशीन से अच्छा से काट सकते, इजीली काट सकते, उसका मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी हम लोग बनाते हैं। ओके, नाइट्राइडिंग में भी देखिए इसके कोई काम नहीं है। तो एक्चुअली कार्बोडाइजिंग में यही होता है।
कोई भी आपके ऐसा वर्कपीस है जिसमें कार्बन की मात्रा कम है, ओके, और इसके अगर आपको सरफेस हार्डनिंग करना है तो हम लोग उसके सरफेस में, आउटर सरफेस में कार्बन ऐड करते हैं। तो कार्बन की मात्रा उसके सरफेस में होगा, जितना हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे कार्बन की मात्रा आपका कम होते जाएगा ना, ओके, इसीलिए ये आपके कार्बोनाइजिंग प्रोसेस है। समझ आ गया? नेक्स्ट, मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले आपको बोला, देखिए, एज द कार्बन परसेंटेज इंक्रीज द स्टील हार्डनेस वैल्यू, इस्पात में कार्बन प्रतिशत बढ़ने पर कठोरता क्या होता है? जब भी स्टील में या लोहे में कार्बन की मात्रा बढ़ेगा उसके हार्डनेस वैल्यू भी उतना ही बढ़ेगा। कार्बन की मात्रा कम होगा तो हार्डनेस भी आपके कम होगा, ओके, और कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, हार्डनेस भी ज़्यादा है, तो ब्रिटलनेस भी उसके ज़्यादा होगा। ये भी चीज़ आप याद रखिए, सब सरल अनुपातिक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें कार्बन की मात्रा स्टील में बढ़ रहा है, मतलब उसके हार्डनेस वैल्यू भी आपके बढ़ेगा और उसके ब्रिटलनेस भी साथ साथ बढ़ेगा। अगर कार्बन की मात्रा स्टील में कम होता, हार्डनेस कम होता, ब्रिटलनेस भी कम होता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परिंग ऑपरेशन रिजल्ट्स इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एज गिवन बिलो। किसी भी वर्कपीस में हम लोग टेम्परिंग ऑपरेशन जब भी करते हैं तो उसके मैकेनिकल चेंजेस क्या क्या होता है। देखिए, टेम्परिंग करने पर वर्कपीस में क्या चेंजेस होता है, ये जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा टेम्परिंग हम लोग क्यों करते हैं। जब किसी भी हाइपोयूटेक्टोइड स्टील को, मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा कम होते हैं, इनको जब हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी 30 to 50 डिग्री ज़्यादा तापमान पर हम लोग हीट करते हैं, और जो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील है जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है उसको हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी 30 to 50 डिग्री ज़्यादा तापमान पर जब हम लोग हीट करते हैं, तो हीट करने पर जब हम लोग तुरंत उसको रैपिड कूलिंग कर देते हैं क्विंचिंग मीडिया में, तो इसमें मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर हो जाता है और आपके स्टील बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है। हार्ड बनने का साथ साथ जो जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसके साथ साथ वो उतने ज़्यादा ब्रिटेल होगा। तो ऐसा वर्कपीस अब कहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे वो थोड़ा सा भी झटके लगने पर वो टूट सकते हैं। अब किसी इक्विपमेंट बनाया है, किसी मशीन बनाया है, और अगर ऐसा आप लोग मेटल से वर्कपीस से बनाते हैं, तो ऐसा अगर आप लोग मेटल से बनाते हैं उसमें क्या होगा, थोड़ा सा भी झटका लगेगा, वाइब्रेशन होगा तो टूट जाएगा, तो ये आपके लिए लॉस हो सकता है। तो ऐसा हार्डन वर्कपीस को हम लोग तो फेंक नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग करके हम लोग करते क्या, टेम्परिंग करके हम लोग उसके अंदर के जो ब्रिटलनेस होता है, ब्रिटलनेस को हम लोग कम करते हैं और उसके अंदर हम लोग टफनेस को डालते हैं। मतलब टफनेस हम लोग इंड्यूस करते हैं और ब्रिटलनेस को हम लोग रिमूव करते हैं। तो टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग टफनेस और ब्रिटलनेस की रेगुलेशन करते हैं। रेगुलेटर में हम लोग जैसे कम ज़्यादा करते हैं तो इसमें भी हम लोग वैसे ही करते हैं। ओके, समझ आ गया। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, रिड्यूस्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। देखिए टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग उसके स्ट्रेंथ या हार्डनेस में कोई भी नज़र नहीं डालते हैं, हम लोग कम करते सिर्फ उसके ब्रिटलनेस को। आप टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने आपको बोला और अभी भी मैं आपको बोला, हम लोग रेगुलेट करते हैं उसके ब्रिटलनेस और टफनेस को। ओके, तो ब्रिटलनेस हम लोग कम करते हैं, हार्डनेस कम करते नहीं है, स्ट्रेंथ कम करते नहीं। स्ट्रेंथ जैसा है, हार्डनेस जैसा है, वैसे हम लोग उसको रहने देते हैं। जैसे मैं नॉर्मली आपको बोल रहा हूँ, देखिए फाइल आपके होता है हार्डन एंड टेम्पर्ड, मतलब हार्डन होने का साथ साथ वो टेम्पर्ड होता है। हार्डन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें हमको टफनेस थोड़ा सा डालना पड़ेगा टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके। तो देखिए ये जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया है कि हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस को कम करते हैं। देखा, हम लोग दोनों इन दोनों चीज़ को हम लोग कम नहीं करते, हम लोग सिर्फ ब्रिटलनेस को कम करते हैं। और हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं, क्या क्या बढ़ाते हैं, उसके अंदर टफनेस बढ़ाते हैं, उसके अंदर हम लोग डक्टिलिटी रिस्टोर करते हैं, डक्टिलिटी बढ़ाते हैं।
ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए सी में बोला है बोथ ए एंड बी, तो ए भी आपका नहीं होगा, नन ऑफ दिस अबव ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द अपर सरफेस ऑफ ए कार्बन स्टील इज कॉल्ड। कार्बन इस्पात के ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए इसमें आपको बताया जा रहा है कोई भी एक कार्बन स्टील के वर्कपीस है और उसके सिर्फ हम लोग अपर सरफेस यानी कि आउटर सरफेस को सिर्फ जब हम लोग हार्डन करते हैं तो इन प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एनेलिंग, ऑप्शन नंबर बी केस हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर सी टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर डी नॉर्मलाइजिंग। देखिए ये आपके नॉर्मलाइजिंग भी नहीं होगा, टेम्परिंग भी नहीं होगा, क्योंकि टेम्परिंग में हम लोग हार्ड नहीं करते हैं, हम लोग उसके हार्डनेस को मेंटेन करते हैं। हार्डनेस वैसा रहता है, उसके ब्रिटलनेस को कम करके उसके अंदर टफनेस और डक्टिलिटी हम लोग डालते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। एनेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो वर्कपीस हार्ड है उसको हम लोग सॉफ्ट बनाते हैं ताकि उसकी मैशिनेबिलिटी प्रॉपर्टी बढ़े। तो आपके बचेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में हम लोग केस पोर्शन, केस मतलब आउटर पोर्शन को सिर्फ हम लोग हार्डन बनाते हैं, या अपर वर्कपीस के अपर पोर्शन को सिर्फ हम लोग हार्डन बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केस हार्डनिंग। आप सभी स्टूडेंट एनसीएल फिटर पोस्ट में फॉर्म अप्लाई की है और आप अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी पढ़ने के साथ साथ देखिए आपको एमसीक्यू भी पढ़ना पड़ेगा, और आपके पास जो भी एमसीक्यू है वो आप लोगों के लिए ठीक है। उसके साथ साथ एमसीक्यू जितना पढ़े वो प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए और नया नया एमसीक्यू क्वेश्चन का आपको तलाश लेने के लिए आपको टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप में एनसीएल टेक्नीशियन फिटर पोस्ट के लिए 25 सेट ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट है, हर एक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, जैसे एग्जाम में आपके एग्जाम पैटर्न में बोला है। तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन आपका टेक्निकल नॉलेज से रहेगा और 30 क्वेश्चन जो सेक्शन बी है उसमें जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से क्वेश्चन आपके रहेगा। टेस्ट सीरीज को आप अपने ऐप, मोबाइल ऐप से भी ऑपरेट कर सकते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप से भी आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ना तो आपको एकदम एग्जाम जैसा फीलिंग आएगा। वैसे जैसे एग्जाम हॉल में आप बैठ के एग्जाम देते हो वैसे आपको फीलिंग मिलेगा। इसमें आपको पर्टिकुलर टाइम जैसे 90 मिनट्स टाइम दिया, हर एक टेस्ट का दिया है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग फीचर्स है। इसमें आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और आईसी इंजन, उसके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ देखिए आपको हर एक जैसे करेक्ट कौन सा की है, कौन सा इनकरेक्ट की, कौन सा आप अनअटेम्प्ट रहे, तो वो आपको सब मिल जाएगा। फिर अपना रैंक चेक कर सकते हैं, आपके परसेंटेज चेक कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप लोग जाके ऐप डाउनलोड करके फिर रजिस्टर करके टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके आप इसका एनरोल कर सकते हैं। The process of softening and making machinable a hard and rough metallic job by means of heat treatment is called as। हीट ट्रीटमेंट का वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हार्ड एंड रफ मेटालिक जॉब को सॉफ्ट किया जाता है ताकि उसके मैशिनेबिलिटी प्रॉपर्टी को बढ़ाया जा सके। तो इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का नाम क्या है? अभी जस्ट मैं आपको बोला कि कोई आपके हार्ड वर्कपीस है और रफ वर्कपीस है जिस पे मैशिनिंग करना मुश्किल होता है, तो उसको जब हम लोग सॉफ्ट करते हैं, सॉफ्ट जब भी होगा तो मशीन से उतना ही इजीली कटेगा, तो सॉफ्ट होने का साथ साथ उसके मैशिनेबिलिटी प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगा। तो इनके लिए हम लोग कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं? तो इसके लिए हम लोग एनेलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको जानना है। एनेलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में दो मेनली पर्पस होता है, एक वर्कपीस को सॉफ्ट करना और जब भी सॉफ्ट होगा और मशीन से उतना इजीली वो कटेगा। ठीक है, देखिए एनेलिंग हीट ट्रीटमेंट आपको प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हाइपोइंटेक्टोइड स्टील को उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा तापमान पर आपको हीट करना पड़ेगा। और जो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील है
उसको उसके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के 30 to 50 डिग्री ज़्यादा तापमान पर हीट करना पड़ेगा। फिर उसको फर्नेस के अंदर ही ठंडा करना पड़ेगा। कैसे? फर्नेस का स्विच को ऑफ करके। और एक धीरे धीरे इसमें कूलिंग बहुत स्लोली होता है, ये भी चीज़ आप याद रखिए। एनेलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में कूलिंग बहुत स्लो होता है, स्लोली कूलिंग होता है। ओके, तो ऐसे हम लोग ठंडा कर सकते हैं। अदरवाइज आप वर्कपीस को ड्राई सैंड, ड्राई लाइम या ड्राई एस में आप कवर करके रख सकते हैं, ऐसे भी आप ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको जान लेना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ फॉर्मिंग मेटल इनटू डिजायर्ड शेप बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन बिटवीन रोल्स इज कॉल्ड। देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि मेटल जब उसके प्लास्टिक कंडीशन में रहता है तब उसको दो रोलर के बीच में रखकर हम लोग उसको किसी भी शेप में उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा रैपिड प्रोसेस में होता है? सबसे पहले आपको जानना है प्लास्टिक कंडीशन क्या है। एक आप जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में मेटल पिघल जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट से पहले या मेल्टिंग पॉइंट के पूर्व अवस्था में जब मेटल नरम हो जाता है, इतना नरम हो जाता है ताकि हम लोग उसको प्रेस करें या हैमर से मारे या रोल के बीच में डालें तो वो उसके शेप को बदल सकते हैं। तो प्लास्टिक कंडीशन ऐसा ही कंडीशन होता है, वो पिघलते नहीं है, पिघलाने से पूर्व अवस्था में रहता है और उस अवस्था में हम लोग उसको चाहे तो किसी भी शेप में डिफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इसमें यही पूछा है कि ये कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जब वर्कपीस आपके प्लास्टिक कंडीशन में रहेगा उसको हम लोग दो रोलर के बीच में रख के हम लोग किसी भी शेप में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बहुत रैपिड मेथड है, बहुत फास्ट मेथड है। तो इस मेथड का नाम क्या है? तो इस मेथड का नाम आप देख लीजिए, ड्राइंग, पियर्सिंग, एक्सट्रूजन या रोलिंग। तो ये आपका रोलिंग प्रोसेस में होता है, रोलिंग प्रोसेस में होता है, क्योंकि आपको बोला है दो रोलर के बीच में रख के आपको एक्चुअली मेटल की डिफॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा। समझ आ गया है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके दोबारा टाइप हो गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस हार्डनिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ कठोरण प्रक्रिया नहीं है? देखिए, कार्बोडाइजिंग तो होते हैं बिल्कुल, ओके, टेम्परिंग नहीं होता है, और एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग भी होता है, लेकिन ये आप देखिए जो आपके टेम्परिंग होता है, टेम्परिंग नहीं होता है, और ये पहले ही मैं आप लोगों के लिए डिस्कस किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक्चुअली दूसरा बार क्यों टाइप हुआ? क्योंकि एक क्वेश्चन ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, किसी एग्जाम में पूछा है और उन्हीं सब क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया। तो शायद किसी और एग्जाम में भी पूछा है, इसीलिए अब दोबारा टाइपिंग हो गया है। ओके, इतना तो चेक किया नहीं जा सकता है। जब हम देखते हैं कि ये पेपर में कौन सा हीट ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है तो हम लोग अलग कर लेते हैं। किसी और पेपर में देखिए उसको भी हम लोग जो फोल्डर हम लोग बनाते हैं तो उसी में हम लोग हीट ट्रीटमेंट का क्वेश्चन डाल देते हैं, इसीलिए एक ही क्वेश्चन, एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार टाइप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग इज कैरिड आउट इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ। देखिए, टेम्परिंग हम लोग कैसे करते हैं, टेम्परिंग क्यों करते हैं मैं आपको बता दिया हूँ। जो हार्डन वर्कपीस है उसको हम लोग फिर से रीहीट करते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर में फिर से हम लोग रीहीट करते हैं? हम लोग 400 डिग्री टेम्परेचर से बिलो तापमान में हम लोग रीहीट करते हैं, मतलब बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग रीहीट करते हैं, दोबारा हीट करते हैं, फिर उसको हम लोग ठंडा होने देते हैं। ओके, तो इसके लिए देखिए, टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में आप जब हीट करते हैं तो आपको किसी क्रिटिकल टेम्परेचर पार करने का कोई ज़रूरत नहीं होता। क्रिटिकल टेम्परेचर आपका शुरू कहाँ से होता है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, वो आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, शुरू होता है। तो देखिए, इतना तक आपको जाने का जरूरत ही नहीं होता है, इसीलिए हम लोग मैक्सिमम 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक रीहीट करते हैं, फिर हम लोग कूलिंग करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में आपको पूछा है हाई टेम्परेचर टेम्परिंग इज कैरिड आउट इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ। जो हाई टेम्परेचर में हम लोग टेम्परिंग करते हैं तो टेम्परेचर रेंज कितना होता है? 100 से 200, 200 से 500, 700 से 900, 900 से 1000। तो देखिए, मैंने आपको बोला मैक्सिमम 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग
रीहीट करते हैं। तो 400 किस रेंज में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस रेंज में आता है, 200 से 500। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पर्पज ऑफ द हार्डनिंग प्रोसेस इज। हार्डनिंग प्रोसेस का क्या पर्पस होता है? देखिए, हार्डनिंग प्रोसेस का पर्पस ये होता है वर्कपीस को हार्डन बनाना और उसके वेयर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब घिसा प्रतिरोधी उसके गुण को भी साथ साथ बढ़ाना। ठीक है, तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। कठोरान प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है? टू हार्डन द स्टील टू द मैक्सिमम लेवल, मतलब इस्पात को अधिकतम स्तर पर कठोर करना उसके मकसद होता है, उसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके मैक्सिमम लेवल तक हम लोग उसको हार्डन करने का कोशिश करते हैं हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड कार्बोडाइजिंग इज कैरिड आउट इन ए मीडियम ऑफ। देखिए, कार्बोडाइजिंग किसके प्रोसेस होता है? केस हार्डनिंग के प्रोसेस होता है। मैंने आपको बोला केस हार्डनिंग के दो प्रोसेस होता है, एक होता है कार्बोडाइजिंग। कार्बोडाइजिंग में हम लोग उसके आउटर सरफेस में कार्बन ऐड करते हैं, जब भी कार्बन ऐड हो जाएगा उसके बाद हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट। तो कार्बोडाइजिंग का भी 3 प्रोसेस होता है। एक आपका होता है सॉलिड कार्बोडाइजिंग, सेकेंड लिक्विड कार्बोडाइजिंग, थर्ड गैस कार्बोडाइजिंग। अभी लिक्विड कार्बोडाइजिंग के बारे में पूछा जा रहा है। लिक्विड कार्बोडाइजिंग हम लोग किस माध्यम में करते हैं? ओके, तो लिक्विड कार्बोडाइजिंग करने के लिए आपको एक सॉल्ट बाथ बनाना पड़ता है, सॉल्ट बाथ, जिसमें हम लोग वर्कपीस को तार से बांध के सॉल्ट बाथ में डुबाते हैं और डुबाने के बाद क्या होता है, उसके आउटर सरफेस में कार्बोडाइजिंग हो जाता है, मतलब कार्बन ऐड हो जाता है। ओके, तो देखिए ये आपके जो सॉल्ट बाथ होते हैं, सॉल्ट बाथ में कौन सा सॉल्ट रहता है यही आपको जानना है। सॉल्ट बाथ में आपके रहते हैं कार्बोनेशियस सोडियम साइनाइड रहता है, सोडियम कार्बोनेट रहता है। ओके, इसके साथ साथ बेरियम क्लोराइड भी रहता है, बेरियम क्लोराइड भी, CHLORID क्लोराइड भी रहता है। तो इन 3 सॉल्ट के हम लोग सॉल्ट बाथ बनाते हैं और फिर हम लोग वर्कपीस को तार से बांध के उसमें डुबाते हैं। जब भी डुबाते हैं तो वर्कपीस के आउटर सरफेस में कार्बोडाइजिंग हो जाता है, मतलब कार्बन ऐड हो जाता है। फिर उसको हम लोग हीट ट्रीटमेंट जब भी करते हैं, कार्बन जब भी ऐड हो जाता है उसके बाद हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा केस हार्डनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें आपको यही पूछा, लिक्विड कार्बोडाइजिंग प्रोसेस में मतलब कार्बोडाइजिंग करने का जो लिक्विड प्रोसेस है तो उसमें जो सॉल्ट बाथ बनाया जाता है तो उसमें कौन सा सॉल्ट होता है? सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट और बेरियम क्लोराइड होता है। और सॉल्ट बाथ का टेम्परेचर कितना होता है? 880 डिग्री सेंटीग्रेड से 930 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये बहुत रैपिड प्रोसेस होता है, रैपिड कार्बोडाइजिंग प्रोसेस। ओके, इसमें देखिए, इसमें आपके वर्कपीस हीटिंग बहुत रैपिड होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर पहले से 850 से 930 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसी में हम लोग वर्कपीस को डुबा देते हैं। तो हीटिंग बहुत जल्दी होता है लेकिन डिस्टॉर्शन इसमें कम होता है। ओके, इसमें कार्बन के लेयर कितना बनता है? 0.25 मिलीमीटर के इसमें कार्बोडाइजिंग लेयर बनता है। ओके, और कार्बोडाइजिंग लेयर किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस वर्कपीस के क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके बाद डिपेंड करेगा कि कितना देर तक हम लोग सॉल्ट बाथ में वर्कपीस को डुबा कर रखें, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आपके लिक्विड कार्बोडाइजिंग होता है इसमें कार्बन बहुत जल्दी ऐड होता है, इसीलिए हमको बहुत फास्ट करना पड़ता है। और जब भी कार्बन जल्दी ऐड होता है ना तो उसके एकदम केस से कोर तक कार्बन के मतलब पूरा चेंजेस कर देता है, इसीलिए इस प्रोसेस को फास्ट करना पड़ता है। ओके, तो कितना मिलीमीटर के लेयर होता है वो भी आपको जानना है, इसमें डिस्टॉर्शन कम होता है। ओके, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग कार्बन टू लो कार्बन स्टील टू गेट ए हार्ड सरफेस इज कॉल्ड। वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग लो कार्बन स्टील यानी कि माइल्ड स्टील के आउटर सरफेस में कार्बन ऐड करते ताकि उसको उसके आउटर सरफेस को हार्ड बना सकते हैं। तो इस
प्रोसेस का नाम क्या है? तो जिस प्रोसेस में हम लोग कार्बन ऐड करते हैं उसके वर्कपीस के आउटर सरफेस में, तो इस प्रोसेस को हम लोग कार्बोडाइजिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कार्बोडाइजिंग कहते हैं। और कार्बोडाइजिंग करने के बाद हमको हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो कार्बोडाइजिंग और हीट ट्रीटमेंट मिलाकर आपके केस हार्डनिंग होता है। लेकिन इसमें आपको बोला है कि हम लोग ऐसा कौन सा प्रोसेस में लो कार्बन स्टील के वर्कपीस के आउटर सरफेस में कार्बन ऐड करते थे कि उसके आउटर सरफेस को हार्ड बना सकते। तो कार्बन ऐड करने का प्रोसेस को बोला है, कार्बन उसमें डालने का प्रोसीजर को बोला है। तो कार्बन ऐड करने का प्रोसीजर को या प्रक्रिया को हम लोग कार्बोडाइजिंग कहते हैं। कार्बोडाइजिंग मतलब कार्बन उसमें हम लोग राइजिंग करते हैं, कार्बन बढ़ाते हैं, उसमें कार्बन हम लोग ऐड करते हैं ताकि उसके आउटर सरफेस को हम लोग हार्ड बना सकते हैं। कार्बन जहाँ रहेगा वो आपके हार्ड होगा। ओके, और हमको चाहिए वर्कपीस के आउटर सरफेस को सिर्फ हार्ड बनाना है, इसीलिए आउटर सरफेस में हम लोग कार्बन ऐड करते हैं। अंदर वाला पोर्शन में कार्बन ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, उसमें कम कार्बन है, वो कम कार्बन के कारण उस अंदर वाला पोर्शन सॉफ्ट और टफ ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज एयर क्विंचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा विधि को वायु समन के नाम में भी जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा हीट ट्रीटमेंट मेथड है जिसे हम लोग एयर क्विंचिंग के नाम में जानते हैं? तो आपको इसमें जानना है कि किस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग ठंडा वायु से करते हैं, मतलब वर्कपीस को ठंडा हम लोग सिर्फ एयर से करते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग वर्कपीस को जब चाहे आपके हाइपर यूटेक्टोयर स्टील है, हाइपो यूटेक्टोयर या यूटेक्टोयर स्टील है, उसको हम लोग उसके क्रिटिकल अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के 30 to 50 डिग्री ज़्यादा तापमान पर हम लोग हीट करते हैं और फिर हम लोग उसे रूम टेम्परेचर में उसके स्टील एयर में ठंडा करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, रूम टेम्परेचर के स्टील एयर में हम लोग ठंडा करते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को हम लोग एयर क्विंचिंग कहते हैं। मतलब इसमें वर्कपीस आपके कैसे ठंडा हो रहा है, वर्कपीस आपके वायु से ठंडा हो रहा है। ओके, तो नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को हम लोग एयर क्विंचिंग भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपको काफ़ी क्वेश्चन आपको हीट ट्रीटमेंट के एमसीक्यू क्लास में मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, जो क्वेश्चन आपके एक दो छूट जाएगा थ्योरी में वो आपके एमसीक्यू में कवर हो जाएगा। फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑफ एनीलिंग द हीटेड स्टील पीस इज कूल्ड। देखिए, एनीलिंग का अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए इस्पात के गर्म किए हुए पीस को ठंडा कैसे किया जा सकता है? एनीलिंग में हम लोग कैसे ठंडा करते हैं? फर्नेस में ठंडा करते हैं, फर्नेस का स्विच ऑफ करके। अदरवाइज वर्कपीस को ड्राई सैंड, ड्राई लाइम और ड्राई एस के अंदर आपको कवर करके रख के ठंडा करना पड़ेगा। ओके, तो आप देख लीजिए, स्लोली इन द फर्नेस इटसेल्फ बाय स्विचिंग ऑफ द हीट सप्लाई। मैंने आपको यही बोला कि एनीलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग वर्कपीस को ठंडा बहुत धीरे धीरे करते हैं। तो इसमें बोला कि ताप की सप्लाई को स्विच ऑफ करके भट्टी में धीरे धीरे हम लोग ठंडा करते हैं एनीलिंग प्रोसेस में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते, बाकी ऑप्शन आपका नहीं होगा। बाय रिमूविंग द पीस फ्रॉम द फर्नेस एंड अलाउइंग इट टू कूल इन ओपन एयर। ओपन एयर में आपका नहीं होता है, आपके रूम टेम्परेचर के अगर स्टील एयर में होता है वो आपके नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में होता है। ओके, तो ये सब आपके ऑप्शन नहीं होने वाला है। बाकी देखिए, लिक्विड कार्बोडाइजिंग इज डन इन ए हीटेड सॉल्ट बाथ। मैंने आपको अभी बताया हूँ 5 मिनट पहले कि तरल कार्बोडाइजिंग गर्म की हुई सॉल्ट बाथ में की जाती है। जो लिक्विड कार्बोडाइजिंग होता है उसमें वर्कपीस को सॉल्ट बाथ में डाला जाता है। और सॉल्ट बाथ में कौन सा सॉल्ट होता है वो भी मैं आपको बोला। और उस सॉल्ट बाथ का टेम्परेचर क्या होता है, 880 से 930 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वो गर्म रहता है। यही बोला कि लिक्विड कार्बोडाइजिंग गर्म सॉल्ट बाथ में किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कार्बोडाइजिंग सॉल्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोडाइजिंग सॉल्ट नहीं है? तो कौन सा है? मैंने आपको बोला बेरियम क्लोराइड आपको बोला, सोडियम साइनाइड बोला, सोडियम कार्बोनेट बोला, लेकिन सोडियम सल्फेट नहीं बोला। तो सोडियम सल्फेट ये आपके कार्बोडाइजिंग सॉल्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? ओके, देखिए, अगर आपको हीट ट्रीटमेंट अगर प्रॉपरली जानना है, हीट ट्रीटमेंट का हर एक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो आपको थ्योरी वीडियो देखना ही पड़ेगा। इसीलिए थ्योरी वीडियो देखिए। ये सब क्वेश्चन एकदम इजी, सही बता रहे हैं, एक दो क्वेश्चन छोड़ के आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब आएगा। ओके, फॉर एनीलिंग हाइपोयूटेक्टोयर स्टील अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंटेंट
इट शुड बी हीटेड टू। देखिए एनेलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो हाइपोइंटेक्टोड स्टील है उसको कैसे हीट किया जाता है। हाइपोइंटेक्टोड स्टील मतलब कार्बन की मात्रा जिसमें कम होता है, कितना तक होता है 0.84% तक की होता है या 0.84% से कम कार्बन होता है। तो ऐसा हाइपोइंटेक्टोड स्टील को एनेलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में कैसे हीट किया जाता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी 30 to 50 डिग्री ज़्यादा तापमान पर हीट किया जाता है। तो देखिए ये आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल बिंदु से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापमान पर हीट किया जाता है। ओके, ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर केस हार्डनिंग द फर्स्ट स्टेज इज कार्बोडाइजिंग। मैंने आपको बोला कि केस हार्डनिंग का पहला स्टेप होता है कार्बोडाइजिंग। बाय कार्बोडाइजिंग इट इज मीन, कार्बोडाइजिंग का मतलब क्या होता है, वर्कपीस के आउटर सरफेस में हम लोग कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं, कार्बन हम लोग ऐड करते हैं। ओके, तो देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑफ द स्टील पीस, इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑन द सरफेस। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो कार्बोडाइजिंग में हम लोग वर्कपीस के आउटर सरफेस या अपर सरफेस में हम लोग कार्बन ऐड करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑन द सरफेस, मतलब सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा हम लोग बढ़ाते हैं सरफेस में। ठीक है, तो ये आपके आउटर सरफेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 3 आंसर दिया है। ओके, नेक्स्ट, इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एनेलिंग इज डन टू। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में एनेलिंग क्यों किया जाता है, अलग अलग एग्जाम में देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप सबके लिए कॉमन है। ओके, तो देखिए उष्मा उपचार विधि में एनेलिंग की जाती है, किस लिए की जाती है, मैंने आपको बोला उसके सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए, और जब भी सॉफ्टनेस बढ़ेगा मशीन से उतना इजीली कटेगा, मतलब उसके साथ साथ उसके मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी भी बढ़ता है। तो इंक्रीज द सॉफ्टनेस है, इंक्रीज द मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी, वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओनली सॉफ्टनेस इसका ऑप्शन में है, मशीनेबिलिटी देखिए कहीं नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज द सॉफ्टनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आंसर 2 दिया है, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली फ्रॉम ए न्यू स्ट्रक्चर। एक नए संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाला गर्म इस्पात का नाम क्या है। देखिए मैंने आपको बोला, आज ही का क्लास में बोला और थ्योरी वीडियो में भी मैं डिस्कस किया, कोई भी एक वर्कपीस है, सोचिए उसको आप हीट कर रहे हैं 723 डिग्री सेंटीग्रेड में जब पहुंचता है उसके एक नया स्ट्रक्चर बनता है ऑस्टेनाइट। जब उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में पहुंचता है उसके ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनना पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में पहुंचते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड जब भी होता है, उसको अगर हम लोग रैपिड कूलिंग करते, तेज़ी से अगर हम लोग ठंडा कर देते हैं, तो ये इसमें कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें आपके मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनेगा, और मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए ये आपके मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर राइट आंसर हो जाएगा। जब 723 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करते हुए पहुंचे तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में पहुंचे, मतलब वो आपके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, उसमें ऑस्टेनाइट बनना स्टार्ट हुआ। जब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गया, मतलब ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर पूरा बन गया, और थोड़ा सा जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाया 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर किया, और तेज़ी से जब भी हम लोग ठंडा करते तो ऑस्टेनाइट से पूरा एकदम कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका नाम है मार्टेनसाइट, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाई लाइमस्टोन इज एडेड टू द ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। एक्चुअली क्वेश्चन आपके मेटलर्जी चैप्टर के क्वेश्चन है, और मेटलर्जी चैप्टर में बहुत अच्छा से मैं क्लियर किया। जैसे हम लोग जब पिग आयरन प्रोड्यूस करते हैं, तो पिग आयरन प्रोड्यूस करते टाइम आयरन के जैसे ओर होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। तो इन सब ओर को जब हम लोग डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, उसके साथ साथ हम लोग लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर भी साथ में डाल देते हैं। तो क्यों डालते हैं, देखो ओर में ओनली ये जो हेमाटाइट ओर में ओनली आयरन रहेगा ऐसा तो नहीं है, इसके साथ साथ आपके बहुत सारा गंदगी रहेगा, इसके साथ साथ आपका कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, बहुत सारा एलिमेंट्स इसमें रहेगा।
तो आपको चाहिए सिर्फ आयरन, ठीक है। तो इसमें लाइमस्टोन जब भी हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालते हैं तो उसके ओर के साथ, उसके आज के साथ उसमें केमिकल रिएक्शन करते हैं, और जो भी गंदगी होता है गंदगी के साथ वो लाइमस्टोन ऐड होकर स्लैग बनाते हैं। स्लैग मतलब एक आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कचरा बना देते हैं, ठीक है। तो लाइमस्टोन ओर के जो भी गंदगी पोर्शन होता है उसके साथ मिलकर स्लैग बनाते हैं और प्योर आयरन आपके अलग हो जाता है। प्योर आयरन आपका ऐसे ब्लास्ट फर्नेस का नीचे होता है और स्लैग जो कचरा वाला पोर्शन होता है वो ऊपर तैरते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए आपको याद रखना है, हम लोग ओर के साथ साथ लाइमस्टोन ऐड करते हैं ताकि ओर के जो भी गंदगी और आयरन छोड़ के भी जो भी बाकी सब एलिमेंट्स है उसके साथ वो रिएक्ट करके स्लैग बना सके और आयरन अलग हो सके। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, टू फॉर्म मोल्टेन स्लैग, मतलब पिघले हुए लावा को जलाने के लिए, मतलब बनाने के लिए, ठीक है। तो स्लैग कैसे बनाएगा, ओर के साथ जो भी गंदगी है उसके साथ आपके लाइमस्टोन चूना पत्थर मिक्स होकर स्लैग बनाएगा और आयरन आपके तब अलग हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट, द कूलिंग रेट फॉर कार्बन स्टील इन द रेंज ऑफ। एनेलिंग में कूलिंग रेट क्या होता है, एनेलिंग में हम लोग बहुत धीरे धीरे वर्कपीस को ठंडा करते हैं, फर्नेस के अंदर ही हम लोग रख के फर्नेस को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो इसमें कूलिंग रेट कार्बन स्टील के क्या होता है, 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, मतलब प्रति घंटा में 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। सोचिए वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट हो गया, वर्कपीस को हीट किया था, तो प्रति घंटा में 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उसमें कम होते होते ठंडा होगा। ओके, तो 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बोडाइजिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज, कार्बोडाइजिंग से बढ़ाया जाता है। एक्चुअली सरफेस हार्डनिंग यानी कि कार्बोडाइजिंग से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन टॉपिक को बहुत अच्छा से क्लियर आपको करके जाना पड़ेगा। ओके, तो कार्बोडाइजिंग से क्या क्या बढ़ता है, उसके फैटिग स्ट्रेंथ बढ़ता है, वियर रेजिस्टेंट बढ़ता है, सरफेस हार्डनेस होता है, इसीलिए ऑल ऑफ दिस अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, टेम्परिंग इज डन एट टेम्परेचर, टेम्परिंग तापमान पर किया जाता है। किस तापमान पर किया जाता है, मैंने आपको बोला जो हार्डन वर्कपीस है उसको फिर से रीहीट किया जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम तापमान पर। ओके, चेक कर लीजिए, बिलो क्रिटिकल पॉइंट, अबव क्रिटिकल पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, नॉन ऑफ दिस अबव। देखिए क्रिटिकल पॉइंट मतलब आपके दो क्रिटिकल पॉइंट होता है, एक आपके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जिसे हम लोग कहते हैं और एक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सभी के लिए समान होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके कार्बन की मात्रा कम होता है उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कार्बन की मात्रा अगर कम होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है। ओके, तो आपको बोला टेम्परिंग किस तापमान पर किया जाता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर आपके होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है उस स्टील में कितना परसेंटेज कार्बन है। मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सबके लिए फिक्स है। तो टेम्परिंग हम लोग करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान पर, तो इसीलिए ये आपके बिलो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट हमारा कितने टेम्परेचर से शुरू हो, 723 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू है, तो उससे कम तापमान पर ही हम लोग टेम्परिंग करते थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया है? ओके, देखिए मैंने काफ़ी सारा अपना पेड सब्सक्राइबर का फीडबैक देखा, बोला काफ़ी अच्छा से मैं थ्योरी को कंप्लीट किया। जितना तक अभी मैं कंप्लीट किया मतलब आपके 80% कंप्लीट हो गया, वो सभी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा पसंद आया।
बहुत ज़्यादा पसंद आया। बोला कि आप इस तरह से थ्योरी कंप्लीट किया, आज तक मैंने किसी भी जगह में इतना डिटेल में और इतना कॉन्सेप्ट के साथ टेक्निकल नहीं पढ़े हैं। और चाहे आप हिट ट्रीटमेंट बोले, कोई भी चैप्टर बोले, हर एक चैप्टर को उसी तरह से आप क्लियर किए। तो एमसीक्यू सर अगर हो सके आप एमसीक्यू भी प्रोवाइड कर दीजिए, तो हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, उसके साथ साथ एमसीक्यू में कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसके बारे में भी आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, थोड़ा लेट हो सके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जब प्रोवाइड करूँगा आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँगा हमेशा। ओके, देखिए द चार्ज इज फेड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस थ्रू द, चार्ज को ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। एक्चुअली ये मेटालर्जी चैप्टर का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके पिग आयरन चैप्टर से या पिग आयरन टॉपिक से आपको पूछा जा रहा है। पिग आयरन आप ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में जब आप चार्ज को डालते हैं, चार्ज में आप क्या क्या डालते हैं, आप इसमें चार्ज में आप ओर को डालते हैं, ओर डालते हैं, आप लाइमस्टोन डालते हैं, उसके साथ साथ आप फ्यूल डालते हैं, कोक डालते हैं। ठीक है, तो इनको ये सब जब आप ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालते हैं इसको चार्ज कहते हैं। तो अब आप ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज कैसे करते हैं, उसके थ्रोट से करते हैं, गले से आप लोग सब कुछ डालते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ टेम्परिंग स्टील इज, स्टील में हम लोग टेम्परिंग क्यों करते हैं इसके बारे में पहले भी मैं डिस्कस किया। और देखिए फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब किसी और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा था। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, टू रेगुलेट हार्डनेस एंड टफनेस, कठोरता और उसके टफनेस को हम लोग रेगुलेट करते हैं, ये भी सही है। ब्रिटलनेस को हम लोग कम करते हैं, बिल्कुल। टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, आंतरिक तनाव और जो आपके स्ट्रेन है उसको हम लोग दूर करते हैं। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक्चुअली हम लोग टेम्परिंग में उसके ब्रिटलनेस और टफनेस को रेगुलेट करते हैं। तो इसमें देखिए आपको जो तीनों ऑप्शन है वो भी आपके रिलेटेड है, किसी एक ऑप्शन को आप इसमें राइट नहीं कर सकते। तो तीनों के लिए तीनों जब आपके सही आंसर लग रहा है तो इसीलिए आपको ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर करना पड़ेगा। ओके, और टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में उसके अंदर के जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है वो भी हम लोग दूर करते हैं, क्योंकि उसमें हार्डन जब हो जाता है बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन आ जाता है। जो बहुत ज़्यादा देखिएगा कठोर होता है ना, तो अंदर से उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है। तो टेम्परिंग में हम लोग थोड़ा उसमें रिलीव भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the process of heating and cooling for changing the structure of steel for obtaining the required properties called। देखिए कभी कभी इसमें रिक्वायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी दिया जाता है, मैकेनिकल यांत्रिक गुण। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सा है, जैसे डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, टेनासिटी, इलास्टिसिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस। ओके, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। देखिए इसमें बोला है वंचित गुणधर्म प्राप्त करने हेतु स्टील की संरचना में बदलाव करने के लिए की जाने वाली तापन और शीतलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपको किसी एक वर्कपीस दिया गया है और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके जरूरत के हिसाब से आपको जैसा भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चाहिए, मतलब इसमें सोचिए डक्टिलिटी आपको प्रॉपर्टी चाहिए। ओके, तो इसके लिए जब आप वर्कपीस को हीट करते हैं फिर आप लोग जब ठंडा करते हैं तो इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के हिंदी अर्थ होता है उष्मा उपचार। जैसे डॉक्टर लोग उपचार करते हैं ना, ट्रीटमेंट करते हैं, तो ऐसे हम लोग हीट से मेटल का ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए ये आपको वर्कपीस दे, इसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गरम करेंगे, बिल्कुल गरम करेंगे। गरम करने के बाद जैसे मैं आपको बोला हाइपो यूटेक्टेड स्टील के लिए आपको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री ज़्यादा तापमान पर आपको हीट करना पड़ेगा, और हाइपो यूटेक्टेड स्टील के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी 30 से 50 डिग्री ज़्यादा तापमान पर आपको हीट करना पड़ेगा। फिर आपको फर्नेस के अंदर ही इसको ठंडा होने देना पड़ेगा, फर्नेस के स्विच आपको ऑफ करके धीरे धीरे इसको ठंडा होने देना पड़ेगा। तो ये कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ये आपका एनेलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है।
इसमें क्या होगा, इसमें वर्कपीस आपके सॉफ्ट होगा, उसके मैसेनेबिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और इसके अंदर का जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी इसके अंदर बढ़ेगा। तो देखिए हम लोग हीट से ही, हम लोग गर्म करके सब कुछ ट्रीटमेंट मेटल का कर सकते हैं। तो हम हीट ट्रीटमेंट में होता क्या है, हम लोग हीट के मदद से हम लोग वर्कपीस के अंदर हम लोग को जैसे प्रॉपर्टीज़ चाहिए, हम लोग मेटल में वैसे प्रॉपर्टीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए हम लोग हीट से मेटल का ट्रीटमेंट करते हैं, और हम लोग को जैसा भी प्रॉपर्टी चाहिए हम लोग वैसे कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट में हम लोग एक बार गर्म करते हैं, उसके बाद हम लोग ठंडा करते हैं। तो देखो ठंडा करने का तरीका अलग अलग होता है, ठंडा करने का तरीका का हिसाब से ही आपके हीट ट्रीटमेंट का अलग अलग मेथड होता है। हार्डनिंग के लिए आप जल्दी ठंडा कर देते हैं, आप नॉर्मलाइजिंग के लिए आप स्टील एयर में रूम टेम्परेचर में ठंडा करते हैं, एनीलिंग के लिए आप स्लोली फर्नेस में ठंडा करते हैं। आपको अगर टेम्परिंग करना है तो आप हीट करके फिर से उसको ठंडा कीजिए। तो ऐसे ठंडा करने का अलग अलग तरीका होता है। तो यही देखिए कि जब आपको कोई भी मेटल में आपको कोई भी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी चाहिए, आपको ज़रूरत के हिसाब से कोई भी आपको गुण धर्म चाहिए, तो उसके हिसाब से उसको हीट कीजिए। हीट करने के बाद आप जिस तरह से ठंडा करेंगे उसी का अनुसार उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मेटल का अंदर आ जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस होता है ना, तो इसे हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब हीट के द्वारा हम लोग मेटल की पूरी ट्रीटमेंट करते हैं, और जैसा चाहिए वैसा हम लोग कर सकते हैं। समझ आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डिसॉल्व इन आयरन टू फॉर्म ए सॉलिड सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ठोस घोल बनाने के लिए लोहे में घुले कार्बन को क्या कहते हैं? तो देखिए जब आपको सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो लोहे में घुले कार्बन को हम लोग कहते हैं फेराइट। और इसी में जब देखिए आपको ऐसा दिया रहेगा, कार्बन डिसॉल्व्ड इन आयरन टू फॉर्म ए सॉलिड सॉल्यूशन व्हाइल हीट ट्रीटमेंट मतलब उष्मा उपचार के दौरान ठोस घोल बनाने के लिए लोहे में घुले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? जब उष्मा उपचार के दौरान आपको जब पूछेगा तब आपके ऑस्टेनाइट राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल अवस्था में आपको ठोस घोल बनाने के लिए लोहे में घुले कार्बन को फेराइट कहते हैं, और जब हीट ट्रीटमेंट के दौरान आपको पूछा जाएगा तब ऑस्टेनाइट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अभी के लिए ये आपके राइट आंसर है फेराइट। व्हाइल हीट ट्रीटमेंट या हीट ट्रीटमेंट के दौरान जब भी दिया रहेगा तब आपके ऑस्टेनाइट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोइंटेक्टोइड स्टील इज वन व्हिच कंसिस्ट। हाइपोइंटेक्टोइड स्टील वो है जिसमें, हाइपोइंटेक्टोइड स्टील में कार्बन कितना तक होता है आप चेक कर लीजिए। कार्बन अप टू 0.8%, मतलब 0.8% तक की होता है। कार्बन हैविंग जस्ट 0.8%, तो मैंने आपको बोला हाइपोइंटेक्टोइड स्टील, तो कार्बन इसमें 0.84% तक ही होता है। तो 0.8 दिया मतलब ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन का हिसाब से आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा। एग्जैक्ट जो डाटा आप याद रखें उसके हिसाब से होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 0.84 तक होता है, मैंने आपको बोला 0.8 ऑप्शन में, तो वो आपके राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए इसमें बोला कार्बन हैविंग जस्ट 0.8%। अगर किसी भी स्टील में कार्बन की मात्रा 0.8 या 0.84% तक एग्जैक्ट होता है, इसे हम लोग यूटेक्टोइड स्टील कहते हैं। यूटेक्टोइड स्टील जिसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है? पियरलाइट, और पियरलाइट फेराइट और सीमेंटाइट के कंबाइंड स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें देखिए इसमें बोला कार्बन कंटेनिंग मोर देन 0.8 या 0.84% अप टू 2.1%, ये आपके होता है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज इन आयरन इट बिकम्स मोर। लोहे में कार्बन की परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ेगी लोहा कैसा होगी? तो देखिए लोहे में कार्बन की मात्रा जितना बढ़ेगी लोहा उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा, और जितना हार्ड होगा उतना ज़्यादा वो ब्रिटेल भी होगा। ओके, तो इसीलिए देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोहा में या स्टील में कार्बन की मात्रा जितना बढ़ेगा
वो लोहा आपका उतना ज़्यादा हार्ड होगा, और हार्ड होने का साथ साथ उतना ज़्यादा ब्रिटेल भी होगा। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन आज का क्लास में पहले भी मैं सॉल्व किया। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने आपको बोला कि ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कलेक्ट किया गया, जो भी पेपर्स है सब पेपर से ये हिट ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है इसी में कलेक्ट किया, और दूसरा पेपर है उसका हिट ट्रीटमेंट क्वेश्चन है सब जाके एक जगह में ऐड किया। और इसीलिए ऐसे तो हम लोग चैप्टर वाइज MCQ बनाते हैं, और ये इसके हर एक क्वेश्चन क्लास में जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो में टोटल मैं 30 क्वेश्चन डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी MCQ है वो भी मैं डिस्कस करके चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूंगा। ओके, और जैसे जैसे हमें नया क्वेश्चन मिलेगा मैं आप लोग का साथ शेयर करूंगा। ओके, तो अब सबसे रिक्वेस्ट है आप हर एक चैप्टर के सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप MCQ वीडियो देखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। तो टाटा, बाय बाय।